गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आज के क्लास में हम लोग मिनरल्स जो दिया था मैंने खनिज संसाधन से रिलेटेड टॉपिक, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट वो हम लोग आज देखेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाइए। जाशु, विशाल, रितु, खुशी, उमाकांत, हेमा, नंदनी, अच्छेलाल, स्नेहा। चलो, आंसर बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, मात्र 10-12 बच्चे। इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। आज हम लोग खनिज संसाधन देखेंगे, उसका वितरण यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसका सतत उपयोग यानी कि उसका कैसे हम लोग अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी की क्लास है, टोटल 45 क्लास चलनी है आपकी। 45 क्लास में से आज ये 9th क्लास है, यानी कि ये 9वां क्लास है। ठीक है, 9th नंबर की क्लास है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कुल 45 क्लास में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी वाले बच्चों का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, उनका मॉडर्न बचा हुआ है। ठीक है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद पॉलिटी पे हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटी वाले बच्चे जितने भी हैं ध्यान से सुन लीजिए। पॉलिटी करेंगे, ठीक है, फिर इकोनॉमी। बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप सभी जितना आप लोग अभी पढ़ रहे हैं सफिशियंट है। जितना अभी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है फाउंडेशन या एनसीईआरटी के बच्चों को, वो सफिशियंट है। इतना भी कैरी अगर कर रहे हो धीरे धीरे तो चीजें समझ जाओगे। नमस्ते श्री हरिदास रवीना, कैसी हो? तो आप सभी कर सकते हैं, थोड़ा एक समय लगेगा। ठीक है, यूपीएससी जो है वो एक जर्नी है, और इस जर्नी में आपको स्टेप मैंने बताया था। पहला स्टेप होता है कि पहले आपके पास खुद का लिखा हुआ सारा नोट्स होना चाहिए, या फिर जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो होना चाहिए। दूसरा जो स्टेप होता है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा जो चीज होता है वो टेस्ट वो होता है ना। चौथा जो चीज होता है, टेस्ट के बाद जो हम देखते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है, जो उससे आगे हम लोग चीजें देखते हैं परफॉर्मेंस के बाद। तो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए। फॉर्म क्या करते हैं, फिलअप करते हैं, और उसके बाद प्रीलिम्स देते हैं, मेंस निकालते हैं, है ना, इंटरव्यू देते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती है। तुम सभी अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अभी तुम लोगों को सीखना बहुत है। धीरे धीरे भी आप लोग सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप सभी सीख जाएंगे और उसके बाद अचानक से झंडा गाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 2 साल लगेगा अभी चीजों को समझने में, पढ़ने में, है ना। सर मैं अच्छी हूँ। आज सर मैंने दोनों आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया। अब मैं सारे आंसर टाइम पर सेंड करूंगी और टाइम पर ही सारी क्लासेस करूंगी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही एनर्जी चाहिए आप सभी का। तो अभी जो है खनिज संसाधन, देखो किसी भी देश में, वॉइस क्लियर जा रही है ना, ऑल क्लियर है? किसी भी देश में याद रखिए, है ना, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, अगर वहां पे खनिज संसाधन है, अगर वहां पर खनिज संसाधन है तो उस देश का विकास जो है अच्छे से होगा, है ना, अच्छे से होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीव्र गति से होगा। तीव्र गति से होने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो तुमसे पूछा जाए कि जिस देश में खनिज है, जिस देश में मिनरल्स है ना, कोयला है, तांबा है, मैंगनीज है, लोह अयस्क है, बॉक्साइट है, चूना है, तमाम चीजें हैं, सोना चांदी अभ्रक, तो खनिज है, तो उस देश का विकास अच्छे से होगा। तीव्र गति से विकास अगर करवाना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अब खनिज संसाधन भारत में जो है
समृद्धि जो है भारत की खनिज संसाधन को लेकर है, यानी भारत में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में खनिज देखने को मिलता है। यहाँ पे उत्तर में हिमालय क्षेत्र में भी खनिज देखने को मिलता है। सवाल ये है कि खनिज का प्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। खनिज का प्रयोग है, जैसे मान लीजिए ये जो बोर्ड है, तो ये जो शीशा लगा हुआ है, ये शीशा किससे बना है? अभ्रक से बना है। यानी हमने जमीन से प्राप्त किए गए खनिज अभ्रक से ही इसे बना लिया। ये पेन है, मान लीजिए इसमें लोहा है ये, तो ये लोहा कैसे बना? तो खनिज संसाधन हमारे पास है, लौह अयस्क है, वहीं से हमने इसे पा लिया। सर आप पॉलिटी का सभी बच्चों की कॉपी में से किसी एक दो बच्चों का आंसर बता दीजिए जिनकी कॉपी एकदम सही हो। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है माधुरी, पॉलिटी पे देखो, आप लोगों को एक चीज हम बताएं, अभी खनिज तो पढ़ोगे ही। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारे साथ जब तक मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, अनजस्टिफिकेशन वाला काम हम नहीं करेंगे। मैं खड़ा हूं मतलब तुम्हें जानकारी इतनी हो जाएगी कि जितनी मुझे जानकारी हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। तुम्हें तुम्हारा जो ध्येय है, तुम्हारा जो ध्येय है, यानी तुम्हारा जो मन है, वो क्या है कि तुम्हें यूपीएससी निकालना है। और जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है ना, इन्वायरमेंट पढ़ना है, यही ना पढ़ना है सारे बच्चे? बताना हमें बेटा, क्या यही पढ़ना है ना? पीटी और मेंस के लिए, और सी सेट पढ़ना है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। हिस्ट्री, क्या आप लोगों की हिस्ट्री में समझ मजबूत हुई? यस और नॉट, हमें बताना। हिस्ट्री में समझ विकसित हुई है? पहले समझ विकसित हुई है? हुई है। पॉलिटी अभी टच भी नहीं किया हूं, पॉलिटी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ज्योग्राफी में अभी समझ विकसित हो रही है या नहीं? ठीक है, ज्योग्राफी में समझ विकसित हो रही है। इकोनॉमी की कुल 25 क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उसको देखिए, आपकी समझ विकसित हो जाएगी। और जब इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, साइंस एंड टेक का कल पहला क्लास लिए, चीजें वहां तुम लोगों को बताएं उदाहरण स्वरूप में कैसे पढ़ना है, समझ विकसित हुआ ना? ईवीएस तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं, है ना, जिन्होंने क्लास किया है, वो बताएंगे ये सब। तुम अगर ध्यान से देखो तो केवल पॉलिटी ही जो है मैंने टच नहीं किया है अभी। ठीक है, वरना मैंने तुम लोगों को जो जो चीजें टच किया है, अभी तुम लोगों को 1 महीना लगेगा, तब और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमारे साथ आप 5 कदम चलना है, 1 कदम भी नहीं चले हैं। इंतजार कीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग अपने नोट्स को पलटोगे ना तो कहोगे कि संयम सर इतना मेहनत करवा दिया और पता भी नहीं चला। ठीक है कि नहीं सर? और कम से कम 15 दिन में आप जूम मीटिंग भी ले लिया कीजिए, क्योंकि सर सभी के कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। हाँ, हम जूम मीटिंग तो लेते, ठीक है, और रेगुलर भी लेते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि खुद का भी जो है वो कुछ कार्य रहता है। ठीक है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। जूम मीटिंग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है ना, हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इस रोल को समझना पड़ेगा, और जिस देश में जिस तरीके का खनिज संसाधन रहेगा, वो देश उस तरीके से विकास करेगा। जैसे, और ऐसा भी नहीं है कि खनिज संसाधन, अगर किसी देश के पास खनिज संसाधन नहीं है, जैसे जापान,
तो जापान के पास खनिज संसाधन नहीं है, तो क्या इसका विकास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? इसने संसाधनों को खरीद लिया दूसरों से, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश में, भारत में खनिज संसाधन भी है, पैसे की भी कमी नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी भी है ना, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत हो रही है धीरे धीरे गति से। हम लोग खनिज संसाधन का आज वितरण देखेंगे और उसका सतत उपयोग। सतत उपयोग का सिंपल मतलब है कि आप खनिज संसाधनों का ऐसे प्रयोग करेंगे कि आपके बच्चे भी कम से कम उस खनिज संसाधन को देख पाए, उस खनिज संसाधन को समझ पाए, और इनके भी बच्चे जो रहें वो भी खनिज संसाधन को अच्छे से देख पाए, समझ पाए, उसको प्रयोग कर पाए। ऐसा नहीं कि आप जो है, आपको मिल गया कोयला, सारा कोयला आपने जला दिया, ठीक है, 10 साल में खत्म कर दिया कोयला। अब जो ये बच्चा पैदा हुआ, कोयला को म्यूजियम में देख रहा है, आगे घूम रहा है, दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोल, वहां बता रहा है जो गाइड है। तो आपको प्रयोग में ऐसा रखना है चीजें कि आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे इस चीज को जाने। तो खनिज संसाधन के वितरण में जब हम लोग चलेंगे तो इंट्रो को देखो। भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है, बात सही है। भारत में खनिज संसाधन है, ठीक है, जो यहाँ पे धात्विक, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, धात्विक जब बोलते हैं, जब धात्विक बोलते हैं तो लोहा का बात कर रहे हैं, लोहा, ठीक है, या लोहा, तांबा का बात करते हैं, ठीक है, इन सब का बात करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम का बात करते हैं। जब अधात्विक कहते हैं तो चूना पत्थर का बात करते हैं, बलुआ पत्थर का बात करते हैं, अभ्रक का बात करते हैं। और एक होता है आणविक। आणविक जो है वो है यूरेनियम, जिससे ऊर्जा निकलेगा, थोरियम, प्लूटोनियम। क्लियर है? तो वही लाइन यहां लिखा हुआ है ना, कि यहां अनेक प्रकार के धात्विक, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं जो औद्योगिक, आर्थिक, बुनियादी ढांचा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो औद्योगिक मतलब लौह उत्पादन होता है, आर्थिक विकास मतलब कि भारत के अवसंरचना में विकास देता है, सड़क पुल निर्माण होने में देता है। बुनियादी ढांचा मतलब कि जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग वाली चीजें हैं, उसके निर्माण में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में खनिज संसाधनों का असमान वितरण है। असमान वितरण कहने का मतलब है कि झारखंड में तो है, बिहार में नहीं है, यूपी में उतना नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है। तो असमान, समय के साथ इसका सतत उपयोग करना है, प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जो कि अगर हम सतत उपयोग नहीं करते हैं खनिज संसाधनों का, तो ये खनिज संसाधन समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? हमें दूसरे देशों से लेना पड़ेगा। पहला आपसे पूछा गया था, ये बताओ इंट्रो में किसका किसका मैच कर रहा है? इंट्रो में किनका किनका मैच कर रहा है जो मैंने लिखा था? तो भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, पहला है धात्विक खनिज। यानी कि धात्विक खनिज कहने का मतलब है कि इसमें लौह अयस्क को आप ले सकते हैं। जैसे लोहा जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो जो लोहा है वो किससे निकल रहा है? लौह अयस्क से, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयरन ओर। अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर, ठीक है। तो आयरन ओर से निकला आयरन। ये होता क्या है? मान लो मिट्टी का एक ढेर है और वहां पे लौह अयस्क जो है वो मौजूद है। इस मिट्टी के जो ढेर में, इसके बालू के कण में, मिट्टी के कण में लोहा का अंश रहता है। तो इस मिट्टी को गर्म भट्टी में डाला जाता है, तो लोहे का कण जो होता है वो पिघल कर एक जगह आ जाता है, और लोहे का फिर क्या करता है? उसको गलाकर पिघलाया जाता है। समझे? तो धात्विक खनिज में लौह अयस्क का जो भंडार है भारत में, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में देखने को मिलता है। ये याद रखना। लौह अयस्क कहां देखने को मिलेगा? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़,
कर्नाटक, गोवा में देखने को मिलेगा। प्रमुख खान पूछता है, हमेशा से यूपीएससी पूछेगा, कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक। नोवा मुंडी कहां है? झारखंड। बारबिल कहां है? उड़ीसा। यहां नोवा मुंडी झारखंड लिखा हुआ है। नोवा मुंडी हमारे क्षेत्र से महज 30 किलोमीटर दूर है। नोवा मुंडी झारखंड, ठीक है। यहां पे बड़े बड़े मतलब खादान है जहां से ये चीजें निकाली जाती है। सर मेरा मैच है इंट्रो, बहुत बढ़िया। जिनका मैच कर गया है बहुत अच्छी बात है। और सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। तो लो अयस्क जो है वो कहां पाया जा रहा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। बारबिल कहां है? उड़ीसा। नोवा मुंडी कहां है? झारखंड। कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक। यह क्षेत्र याद रखना लौह अयस्क के लिए। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम अयस्क, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है उससे एल्युमिनियम निकलता है। बॉक्साइट कहने का मतलब ये हो गया, जो आपके घर का कुकर है, जो आपके घर का कढ़ाई है, ठीक है, एल्युमिनियम वाली, वो कहां से निकला? बॉक्साइट से निकला। बॉक्साइट जो है कहां पाया जाएगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रमुख खादान उड़ीसा का कोरापुट और मध्य प्रदेश का अमरकंटक। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, ये याद रखना। बॉक्साइट के लिए एक जिला है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा बॉक्साइट के लिए एक जिला है लोहरदग्गा। कहां है? झारखंड में। इस पूरे जिले में केवल और केवल बॉक्साइट ही पाया जाता है। केवल और केवल बॉक्साइट ही पाया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग है हमारे जीवन में। जो बिजली की तार इतनी दौड़ी हुई है ना भारत में, एल्युमिनियम का ही तार में वो चीजें दौड़ी हुई है। मैंगनीज, उसके बाद मैंगनीज जो है ये एक तरह से प्रयोग किया जाता है बैटरी वगैरह, इस्पात उद्योग में, है ना, या फिर केमिकल के निर्माण में मैंगनीज का यूज किया जाता है, ठीक है। काले कलर का होता है मैंगनीज। मुख्य रूप से उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। बालाघाट और कोरापुट इसका महत्वपूर्ण जो है खदान है। तो पूछेगा कि बालाघाट में क्या मिलती है, तो मैंगनीज लिखिएगा। याद रखना, ये सब हम पूछ सकते हैं कभी भी। और आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब अचानक से टेस्ट लगेगी आप लोगों की, तो टेस्ट में जहां परफॉर्मेंस गिरा आप लोगों का, तो उस दिन फिर मत कहिएगा सर क्लास क्यों सस्पेंड कर दी। अभी मैं बस टॉलरेट कर रहा हूं अभी, कि देखता हूं मैं 10 से 11 बच्चे ही एनसीईआरटी वाला आंसर लिख के मुझे दे रहे हैं। तो मैं अभी देख रहा हूं, ठीक है, मेरे नजर में सब है। अचानक से होमवर्क देना जब क्लोज होगा, ठीक है, फिर आप लोग कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। टाइम निकालिए अपना पढ़ाई के लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारा चीज यूपीएससी का ये 25 का जो प्रीलिम्स होगा, अगर उसमें आप देखोगे क्वेश्चन, होश उड़ जाएगा कि संयम सर मात्र 999 रुपया में आप वो चीजें दे रहे हैं जो यूपीएससी के लिए बड़ी बड़ी एकेडमी 2-2 लाख रुपया ले रही है। और यही सब क्वेश्चन वहां पे देखोगे और मुझे याद करोगे। कोई मतलब नहीं है कि आप 11 में है, 12 में है, ग्रेजुएशन में है, किस में है, क्वेश्चन तो देखिएगा ना कि 25 में क्या पूछा यूपीएससी में, तब समझ में आएगा कि सर आपने सही कहा। तांबा, यह विद्युत उपकरण, संचार और मिश्र धातुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में तांबा मिलेगा। सिंहभूम बहुत फेमस है। सिंहभूम जो है बहुत फेमस है तांबा के लिए, ठीक है। और राजस्थान का खेतड़ी या खेरी, खेतड़ी या खेरी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी खेतड़ी पढ़ना पड़ता है ना। वैदिक काल में भी खेतड़ी का नाम आता है, सातवाहन काल में भी आता है खेतड़ी का नाम, हर काल में खेतड़ी का नाम आता है, ठीक है। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, मिल करके जो आप लोगों को प्रोडक्टिव चीज दे रहे हैं उसका लाभ आप लोगों को कंप्लीट उठाना है। वो मैंने 3 जो बात किया, लौह अयस्क,
अल्युमिनियम, मैंगनीज, तांबा, वो धात्विक था। अब मैं बात करूंगा अधात्विक। अधात्विक मतलब जिसको छूने से करंट नहीं मारे। लोहा में करंट रहेगा, एक तरफ लगा हुआ, एक तरफ आप छुएंगे करंट मारेगा, लेकिन चूना पत्थर क्या करंट मारेगा? नहीं। अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब आधात्विक खनिज है। इसका एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है? नहीं तो ग्रुप में हम डाल देंगे, मत बनाना, तुम लोगों के लिए मैं हूं, डायग्राम वो डाल देंगे। चूना पत्थर किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? तो सीमेंट उद्योग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो घर मकान बना हुआ है, ये जो सीमेंट आता है, ये सब कहां से आ रहा है? चूना पत्थर। राजस्थान में मिलेगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में भी। याद रखिए झारखंड में कम बेश सारा मिनरल्स मिलता है, ठीक है? झारखंड में सारे मिनरल्स मिलते हैं। कभी अगर घूमने का मौका मिले तो घूमिएगा, आप पाएंगे कि झारखंड में जो है, जब आपकी बस या ट्रेन चल रही होती है तो चारों तरफ आपको खदान ही दिखते हैं, समझे? लेकिन ये भी है कि झारखंड में ऐसा नहीं है कि वहां खदान देखने को मिल रहा है, खाद्यान्न हम बोल दिए, खदान देखने को मिल रहा है तो यहाँ के लोग जो है वो प्रदूषित नहीं। यहाँ पे वन संसाधन भी पूरे देश में, वन संसाधन में झारखंड टॉप 10 में आता है। क्यों? यहाँ वनावरण भी बहुत बढ़िया है। इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ 26% ट्राइबल आबादी है, 26% ट्राइबल आबादी है, तो वो क्या करते हैं? पर्यावरण को बचा के रखते हैं। चूना पत्थर हो गया। अभ्रक, ये जो आप शीशा देखते हो, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, तो जो शीशा बना हुआ रहता है अभ्रक का बना हुआ रहता है। अभ्रक को गलाया जाता है और फिर पीछे जो है पारा का परत चढ़ाया जाता है, जिससे शीशा बनता है, जिसमें चेहरा देखते हैं। इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। झारखंड, बिहार, राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में एक जिला है कोडरमा, जिसको झुमरी तिलैया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झुमरी तिलैया। तो झुमरी तिलैया जो है, ये चारों तरफ अभ्रक ही अभ्रक चमकते रहेगा। ट्रेन चल रहा है दोपहर में, देखेंगे दूर में ढेर लगा, पूरा चमक रहा है, लाइट मारता है। ये जो आयरन में हम लोग चलाते हैं, इस्त्री करते हैं, तो कपड़ा कैसे पूरा सीधा हो जाता है? क्यों? इलेक्ट्रिक आयरन में अभ्रक का परत रहता है जो गर्म हो जाता है। करंट नहीं मारेगा अभ्रक, लेकिन गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो प्रमुख राज्य झारखंड, बिहार, राजस्थान। कोयला, कोयला तो इसके विषय में क्या बताएं? कोयला तो आपके लिए एक टॉपिक ही है। कोयला से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता है, गोंडवाना लैंड में मौजूद जो मिनरल्स है उसके बारे में बताए, तो कोयला के बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में प्रमुख खान, झारखंड ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी खान झरिया खान। झरिया खान हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें, कोयला का जो ये खान है, देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। ट्रक जो चलती है इतना छोटा दिखेगा, ट्रक इतना लंबा चौड़ा खान है कि ट्रक इतना छोटा दिखेगा। ट्रेन स्पेन के बराबर दिखेगी जब चलती है, तो देखिएगा दूर से। तो झरिया खान, कोरबा खान, यहाँ पे क्राइम भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस क्षेत्र में कोई आईएएस बन के पहुंच गया भाई, झरिया। धनबाद में जो कोई अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, डीएम आप बन गए धनबाद में, तो फिर आपकी मतलब एक दिन की कमाई तो फिर आपको क्या हम बता, दिन भर में आप 10 लाख रुपया कमाइएगा, ठीक है? महीने का 5-7 करोड़ रुपया कमाइएगा। अब बोलिए हम आईएएस बन के ये सब नहीं करेंगे, ये वो सब आप बोलते रहिए, आपके ऊपर प्रेशर इतना रहेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, समझे? तो डीएम बनने के लिए भी जो है कौन सा जिला चाहिए, उसके लिए फंड देना पड़ता है, समझे? आप अपने जिले में हैं, मन नहीं लग रहा है, क्यों? चारों तरफ जो है सुखी वैसा कुछ है ही नहीं इनकम के लिए। आप चले लगे अब उठा के कि जाना है धनबाद, जाना है कोई बढ़िया डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहां पे मिनरल्स है, वहां कमाई है, समझे बात को? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई के बारे में आप लोगों को पढ़ाए हम पिछले क्लास में। असम, गुजरात और राजस्थान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो मिलता है।
ये अभी हम लोग वितरण पढ़ रहे हैं। अब एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट था, आणविक यूरेनियम, जो कि मिलता है कहां, झारखंड के जादूगोड़ा में। याद रखना, जादूगोड़ा पूछेगा कि जादूगोड़ा कहां है, झारखंड। किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है। वो कैसे सर, क्या पूछ रहे हो विशाल, समझ में आ रहा है ना पढ़ा रहे तो। अब मिनरल्स का सतत प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है, सतत प्रयोग कैसे किया जाए। भाई कोई भी संसाधन हमारे पास है तो सतत उपयोग कहने का मतलब ये सिंपल हुआ कि आपको इसका प्रयोग ऐसे करना है कि अगली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके, अगली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। तो आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण में हम ध्यान देंगे कि खनिज आधारित उद्योग जितने भी होंगे उनमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। खनन जो किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ये चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, मैंने आप लोगों के कॉपी में देखा, आप सभी भी इस चीज को लिखे हैं। ठीक है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किया जाए, पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग किया जाए, सतत खनन नीतियां अपनाई जाए और खनिज संरक्षण और जागरूकता, यानी लोगों में जागरूकता भी रहे। जो आप वो दिन भर में कैसे पैसा कमाएंगे, वो डीएम बन जाएंगे। मान लीजिए ये जिला है धनबाद, इस जिला में खान है, आप रहे इस क्षेत्र के डीएम या डीसी। अब यहां पर डे 10,000 ट्रक कोयला निकलता है। कितना, 10,000 ट्रक कोयला एक ट्रक से, ठीक है, ऊपर तक पैसा जाएगा। अब 10,000 ट्रक समझ लो निकल रहा है कोयला, तो उस क्षेत्र का जो डीएम है, एक ट्रक से उसको मिनिमम जो उसकी वसूली हो रही है, अगर 100 रुपया हो रहा है, कितना, 100 रुपया, लेता तो 500 है एक ट्रक से, इस 500 में 100 रुपया डीएम साहब को, 100 रुपया किसी और को, 100 रुपया किसी और को, 100 रुपये बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है उसे या किसी और, सबको पैसा जा रहा है। ठीक है। अब ये जो करप्शन का लेवल है, 10,000 गुने 100 रुपया, पर डे का कितना इनकम हुआ। देखे नहीं हो ना अभी तुम लोग, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ठीक है। ये सब चीजें सिस्टम में आओगे तब समझ में आएगा। मेन सेंसर राइटिंग में माधुरी, जो बच्चे हैं, मेन सेंसर राइटिंग दिव्य दृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन सेंसर राइटिंग में जो भी होमवर्क मिलेगा उसके लिए दिव्य दृष्टि जो है वो जानते हैं। सर पाप नहीं लगता है क्या, इसको पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है, इसको पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे आप लोग सोचेंगे आईएएस बनने के बाद कि भाई पाप और पुण्य, तब तो फिर आपको आईएएस आप बन के भी कोई फायदा नहीं है। फिर आपको कहीं पे लगा दिया जाएगा, डिपार्टमेंट में बोला जाएगा तुम वनारोपण करो, होमवर्क दे दिया जाएगा जिस तरह आज हम दे रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि ये जिला में पूरा वन, तुम वनावरण को आगे बढ़ाओ। ठीक है। मतलब आपको खुद से फिर डेली टारगेट दिया जाएगा कि 500 पेड़ आपको लगाना है। 10 दिन लगाइएगा, 20 दिन लगाइएगा, थक जाइएगा। इसलिए आईएएस क्यों बनना चाह रहा है लोग, पैसा के लिए, पावर के लिए, ये सच्चाई है। कोई अगर बोलेगा समाज सेवा, समाज सेवा तो आपका घर से सेवा शुरू कीजिए, पहले माता पिता का सेवा शुरू कीजिए, फिर समाज का सेवा कीजिएगा, समझे। ये सब चीजें हैं। अब देखो ये डेली जोड़ ली, 10,000 ट्रक गुना 100 रुपया कितना होगा। जी
ठीक है, चलिए हम लोग अभी वहां आप पहुंचिएगा तो फिर वो सब चीज सोचना है कि पाप करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो है, ये सब पॉइंट्स आपका सतत उपयोग में आपने डाला है कि नहीं, एक बार मैच कीजिए। वितरण आप लोगों को मैंने बताया, सरकार कुछ कदम उठाई है इन नीतियों के तहत, जैसे राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। इस नीति में टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है और पारिस्थितिकी को नुकसान कम पहुंचाने पर बल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण पे बल देता है। फिर आया खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017। ये सब याद रखना, ये सब तुम लोग लिखे हो कि नहीं देख लेना, ये पूछता है। इसमें सतत खनन और खनिज संसाधनों के कुशल उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। पर्यावरणीय आकलन प्रभाव, इसमें क्या किया जाता है, कहीं खनन हो रहा है, कहीं प्रदूषण हो रहा है, तो आकलन लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, तो उसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी जो है वो देखा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये देखता है कि पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, तो कोई भी प्रोजेक्ट रोक देगा। खनिज निधि, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ, ये देखेगा कि जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है, लोगों का पलायन तो नहीं हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पूछे कि खनिज के लिए सरकार की क्या नीति है, तो आपको ये 5 पॉइंट अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं एक बार इसको लिख लेना है आपको। निष्कर्ष देखिए आप लोग, सर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है क्या? अच्छा, ये देश कैसे चलता है, कार्रवाई से या भरपाई से? अगर कहीं मिनरल्स है तो आपको पता है एक फंड होता है, फंड कहने का मतलब है कि देश को चलाने के लिए फंड चाहिए, है ना। और देश को चलाने के लिए जो फंड चाहिए, देश को चलाने के लिए सरकार चाहिए। सरकार जो बनती है, सरकार जो बनती है, ठीक है, और जब वो गद्दी संभालती है तो सरकार चाहेगी कि कभी हम इतना नेक काम करें कि हमको गद्दी से उतार दिया जाए। तो सरकार जब गद्दी पे बैठती है तो हर जगह पे अपना आदमी बैठाती है, हर जगह पे, ताकि वहां से पैसा सरकार के पास आए और सरकार अगली चुनाव में फिर खर्च करे और जीत के पुनः गद्दी पे आए। तो इसीलिए इसमें ऑफिसर की कोई गलती नहीं है, ऑफिसर्स बेचारे सीधे साधे, उनको करना पड़ता है। ऑफिसर्स जो हैं वो करना पड़ता है उन्हें। अब वो बनते हैं क्राइम करने के लिए, करप्शन करने के लिए नहीं, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना रहता है। अब तुम डीएम रहोगे और तुम नहीं करोगे, ऊपर से कॉल आ जाएगा सीएम का जी क्या कर रहे हो, पैसा इतना नहीं पहुंचा, क्या बात है, हो गया हवा टाइट। चीफ सेक्रेटरी आपको फोन कर देंगे, क्या जी माधुरी क्या हाल चाल है, हाँ सर ठीक है, तो वहां से इतना आना था पैसा, 20 करोड़ कल भेज दीजिएगा। पता चला ट्रांसफर हो जाएगा जंगल में, आप क्या कीजिएगा, आपका परिवार है ना, देखना पड़ेगा। बहुत तरह का चीज होता है। आप डीएम बनिएगा तो पावरफुल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। बैठे रहिए चेंबर में, घुस जाएगा लेके नेता 4 गो आदमी को, हड़का के निकल जाएगा, आप अकेला आदमी डर जाइएगा। पावर तो मिलता है, लेकिन पावर के साथ बुद्धि अगर नहीं है तो फिर अच्छा अच्छा डीएम जो है, आईएएस आईपीएस जो है, वो कचड़े में पड़े रहते हैं, समझे। इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से चाणक्य नीति जो है वो भी सीखना है। चाणक्य नीति के बिना आप सफल नहीं हो सकते। हाँ ऐसा भी होता है। अभी जासू बोल रही है सर पॉलिटी में इस तरह पढ़ाइएगा या चैप्टर वाइज, इसी तरह पॉलिटी में पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। तो भारत में खनिज संसाधन की जो वितरण है असमान है, लेकिन उनका सतत उपयोग और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। टिकाऊ खनन नीतियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास, पुनर्चक्रण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
सरकार और नागरिकों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे खनिज संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन हो और भावी पीढ़ियों के लिए यह सुरक्षित रह सके। ये बताओ, आप सभी ने आंसर लिखा? ये मैच है? ये मैच कर रहा है आप लोगों का? क्योंकि मेरे पास तो आंसर है, मैं भी फटाफट से देखूंगा आप लोगों का। अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा। इसमें आप लोगों को समझ में आया है नहीं? ये खनिज संसाधन 12 PM। अब मैं देखता हूँ रवीना माधुरी। देखिए, माधुरी का ही आंसर मैं देखता हूँ। खनिज में लिखिए क्रोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज, पेट्रोलियम, थोरियम, कोयला, हीरा, टाइटेनियम, लौह, प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट। इसको ऐसे नहीं लिखना था, ई डायग्राम ये नहीं चलेगा। माधुरी, अच्छा, रवीना, रवीना की कॉपी। रवीना अशुद्धि है, धातुविक, अधातुविक, ये सब सुधारिए। अशुद्धि है कॉपी में। अलीशान, डायग्राम गलत है, देख लिया। कहा स्नेहा, डायग्राम गलत है। चलो, हम समझ गए, आप सभी गड़बड़ा दिए हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने तुम लोगों को दिखाया, ठीक है, उसको थोड़ा अपने से मैच करवा के उसको थोड़ा सुधार लोगे। सुने सारे बच्चे? सबसे अच्छा यहाँ आंसर है माधुरी, सबसे अच्छा यहाँ आंसर है ना? ये सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है? यहाँ जो लिखा हुआ है आप उस पर ध्यान दीजिए। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।